साइंस के प्रैक्टिस सेट क्लास में आपका स्वागत है। आज साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट क्लास जो है आज से शुरू हो रहा है। इसमें आपको जो है प्रत्येक जो है दिन में डेली आपको एक वीडियो जो है साइंस का अपलोड होगा। आप इसे जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द लोगों में शेयर करें ताकि इस प्रकार का वीडियो और नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यह जो है साइंस का यह प्रैक्टिस सेट क्लास है। साइंस के प्रैक्टिस सेट क्लास और इसका जो सब्जेक्टिव क्लास है यह आपको अलग से जो है प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। अगर आप यदि सब्जेक्टिव के रूप में पढ़ना चाहते हैं साइंस तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके साइंस के प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि डीएनए जो होता है यह डीएनए में आपका क्या चीज़ होता है। ऑप्शन ए अमीनो एसिड, ऑप्शन बी पेप्टाइड्स, ऑप्शन सी पेप्टोन्स या ऑप्शन डी न्यूक्लियॉन्स। तो इसमें जो है सारे ऑप्शन का आपको डिस्क्रिप्शन भी करूँगा। सही आंसर के साथ साथ सारे क्वेश्चन को जो है डिस्क्रिप्शन के रूप में भी हम लोग देखेंगे। तो आपको डीएनए में जो क्या होता है तो डीएनए में आपका न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए में क्या होता है तो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं और डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। किसके तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में जो है कई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है एक नाइट्रोजनस बेस से बना होता है जिसमें प्यूरिन और pyrimidine होते हैं। प्यूरिन में क्या होता है तो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है और pyrimidine में आपका साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। अब अमीनो एसिड को देख लेते हैं। तो अमीनो एसिड या 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है तो आपका प्रोटीन का निर्माण होता है 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिकतर जो है 300 या उससे अधिक जो है अमीनो एसिड प्रोटीन के एक परमाणु में होते हैं। तो प्रोटीन के एक परमाणु में कितने अमीनो एसिड हो सकते हैं तो 300 अमीनो एसिड हो सकते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स भी कहा जाता है। तो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स किसे कहा जाता है तो प्रोटीन को आपको बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स कहा जाता है। वहीं देखते हैं कि प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में जो है सहायक होता है कौन तो प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में भी सहायक होता है। पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स या अमाशय से जठर यानी कि HCl रस निकालता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तो ट्रिप्सिन क्या करता है प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में बदलता है कौन तो ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। तो जो कोशिका में प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वह किस स्थान पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी केंद्रक या ऑप्शन सी राइबोसोम या ऑप्शन डी केंद्रिकाएँ। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसका देखते हैं डिस्क्रिप्शन कि कोशिका सेल में प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है आपका राइबोसोम में होता है। रॉबर्ट हुक ने कब किया था कोशिका की खोज तो कोशिका की खोज जो है 1665 ईस्वी में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसमें कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। यह जो है एटीपी को एडीपी में और एडीपी को फिर एटीपी में जो है परिवर्तित करता है कौन तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिका की खोज जो है 1831 ईस्वी में किया था कौन तो केंद्रक जो है यानी कि न्यूक्लियस का जो खोज हुआ था वो कौन किया था तो आपका रॉबर्ट ब्राउन ने करता है। कब तो 1831 ईस्वी में केंद्रक का खोज होता है और इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि कोशिका की सारी प्रक्रियाओं का जो नियंत्रण है कोशिका के में होने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है तो आपका केंद्रक करता है। और केंद्रक की जो खोज है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें जो है वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए हरा सवाल, ऑप्शन बी कवक या ऑप्शन सी लाइकेन या ऑप्शन डी जीवाणु। तो किसमें जो है वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है तो आपका जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें आपका वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसमें से जो एक कोशिकीय जीव है आपका है कौन तो जीवाणु।
तो जीवाणु में जो वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। तो जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यह एक जो है एक कोशिकीय जीव है और एक कोशिकीय जीव में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, तो प्रोकैरियोटिक जीव कहा जाता है और इसमें डीएनए कोशिका के केंद्रिका भाग में होता है जिसे न्यूक्लियोइड्स भी कहते हैं। दो जीवों के पारस्परिक संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है उसे म्यूचुअलिज्म या सहोकारिता कहलाता है। कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करता है और लाइकेन लिटमस पेपर बनाने में काम आता है। कौन? तो लाइकेन। और लाइकेन किससे बना होता है? तो कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है लाइकेन। इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबी जो कोशिका है यानी कोशिका कौन है आपका? सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो सबसे जो लंबी कोशिका है यह आपका कौन है? तो ऑप्शन ए जो है तंत्रिका कोशिका जो होती है। तो जो तंत्रिका कोशिका है यह हमारी सबसे लंबी कोशिका है। तो सबसे लंबी कोशिका जो है सेल आपका तंत्रिका कोशिका है। वहीं सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो जो सबसे बड़ी कोशिका आपका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राइबोसोम किसके बने होते हैं। तो जो राइबोसोम है यह आपको किसका बना होता है? ऑप्शन ए डीएनए प्लस प्रोटीन, ऑप्शन बी केवल डीएनए, ऑप्शन सी आरएनए प्लस प्रोटीन या ऑप्शन डी आरएनए और डीएनए। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आरएनए और प्रोटीन से बनकर आपका राइबोसोम बनते हैं। तो राइबोसोम का निर्माण क्या चीज़ से होता है? तो आरएनए और प्रोटीन दोनों मिलकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं और राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम सबसे छोटा जो है आपका कोशिकांग है। कौन? तो राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो सेल है शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सेल शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए लियोनहॉफ, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक या ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन या ऑप्शन डी फ्लेमिंग। तो जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का जो शब्द है इसका सबसे पहला बार प्रयोग किया था। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में जो है कोशिका का सबसे पहला प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं जीवाणु का खोज किसने किया है? तो जीवाणु का खोज जो है ल्यूवेनहॉक द्वारा किया गया था। कब? तो 1676 ईस्वी में बैक्टीरिया का खोज होता है। वहीं रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज यानी कि न्यूक्लियस का खोज कब किया था? तो 1831 ईस्वी में। वहीं वाल्टर फ्लेमिंग की बात करें तो इसने मिटोसिस डिवीजन जो हुआ था इसका पता लगाया था। किसमें? तो वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा। वहीं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। कब? तो 1928 ईस्वी में। ये सभी जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं और आपको एग्जाम में बायोलॉजी से जो है साइंस के चैप्टर से 50% आपका बायोलॉजी पूछा जाता है। तो यह जो है बायोलॉजी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और यह डिस्क्रिप्शन है। यह आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आपको तैयार करने में जो है मदद मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि लाइसोसोम जो है उसे आत्महत्या का थैली कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो इसे आत्महत्या की जो है थैली कहा जाता है। यह पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। क्या होता है इसमें? इसमें जल अपघटक एंजाइम होता है जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। इसी के कारण से ही आत्महत्या थैली इसे कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है या आपका पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में आपको एक अंतर मिल गया कि लाइसोसोम जो है सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं जबकि पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका का पावर हाउस कौन होता है? तो आप प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिए गए थे उससे आप पता लगा सकते हैं कि जो कोशिका का जो है पावर हाउस किसे कहते हैं। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्जी का या ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो जो कोशिका का पावर हाउस है उसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा निर्माण का एक प्रमुख अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि जो कोशिका का पावर हाउस है उसे माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका खोज किसने किया था? तो रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा इसका खोज किया गया था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है सी बेंडा ने रखा था।
यह जो क्या करता है, तो यह एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है, एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि गोल्जी बॉडी प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, जिसका खोज जो है कैमिलो गोल्जी द्वारा किया गया था। कब? तो 1898 ईस्वी में किया गया था। तो इन्हीं के नाम पर गोल्जी बॉडी इसका नाम रखा गया, जिसका खोज करता था कैमिलो गोल्जी, तो इसी के नाम पर इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया। इसके द्वारा सेल में पदार्थों का परिवहन किया होता है, और जो गोल्जी बॉडी होते हैं इसे जो है कोशिका का परिवहन भी कहा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। किसका? तो कोशिका का ट्रांसपोर्टेशन किसे कहा जाता है? तो गोल्जिका को कहा जाता है। चलिए जानते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है एक गोल आकृति होती है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। यह आरएनए एवं प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है। कौन? तो न्यूक्लियस आरएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ईस्ट जो है वो आपका क्या है। ईस्ट आपका क्या है? तो ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन बी यूकैरियोटिक, ऑप्शन सी एक कोशिकी, या ऑप्शन बी बहुकोशिकी। तो जो ईस्ट होता है, ईस्ट जिसे खमीर भी कहते हैं, तो ईस्ट आपका जो है यूकैरियोटिक एक कोशिकी जीव होता है। यह आपका यूकैरियोटिक होता है, लेकिन एक कोशिकी होता है यूकैरियोटिक में भी। यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, केंद्रक आवरण से घिरा हुआ केंद्रक पाया जाता है, और इसमें डीएनए एवं हिस्टोन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक किसे कहते हैं? आपका पूरा परिभाषा मिल गया कि जिसमें दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, कोशिका के दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, जिसमें केंद्रक होता है और जिसमें डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन पाई जाती है, तो उसे यूकैरियोटिक कहे जाते हैं। वहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें केवल डीएनए गुणसूत्र के रूप में ही कार्य करता है। एक कोशिकीय जीव वे होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे जो है अमीबा, यूग्लिना, ये सब जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं कि वैसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से बना होता है उसे बहुकोशिकी कहते हैं, जैसे आदमी हो गया, कुत्ता हो गया, आम हो गया, टाइगर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सभी कवक सदैव होते हैं। सभी जो कवक हैं वो आपका सदैव क्या होता है? ऑप्शन ए स्वपोषी होते हैं, ऑप्शन बी विविध पोषी होते हैं, या ऑप्शन सी परपोषी होते हैं, या ऑप्शन डी मृतोपजीवी होते हैं। तो जो कवक हैं, तो सभी कवक जो है अधिकतर जो है यानी कि अधिकतर कवक जो है आपका मृतोपजीवी यानी कि सैप्रोफाइटिक होते हैं। कौन? तो कवक आपका जो है सैप्रोफाइटिक होता है, यानी कि मृतोपजीवी होता है। स्वपोषी किसे कहते हैं? तो स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जैसे हरे पेड़ पौधे। वही विविध पोषी या परपोषी कहते हैं जो कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होता है, उसे परपोषी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कवकों में जो संचित ऊर्जा या पदार्थ है वह क्या होता है। कि कवक में जो है ऊर्जा जो है संचयन किस रूप में रहता है कवक में? तो ऑप्शन ए आपका हो गया मंड, ऑप्शन बी आपका हो गया लिपिड, ऑप्शन सी आपका हो गया प्रोटीन, या ऑप्शन डी आपका हो गया ग्लाइकोजीन या तेल। तो जो कवक में जो संचित ऊर्जा रहता है वो आपका ग्लाइकोजीन या तेल के रूप में रहता है। तो कवकों में जो भोज्य पदार्थ पाया ग्लाइकोजन या तेल के रूप में होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर क्या होता है। कि डीएनए में जहां आपका थाइमिन होता है वहीं आरएनए में उसके स्थान पर क्या होता है। तो ऑप्शन ए एडेनिन, ऑप्शन बी गुवानिन, ऑप्शन सी साइटोसिन, या ऑप्शन डी यूरेसिल। तो आपका जो डीएनए में थाइमिन है वही आरएनए में आपका यूरेसिल हो जाता है, तो आपका थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा? तो यूरेसिल। तो डीएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित जो थाइमिन होता है वो आपका यूरेसिल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि डीएनए में नाइट्रोजनस क्षार 2 प्रकार का होता है। तो जो डीएनए होता है इसमें नाइट्रोजनस जो क्षार होता है वो आपका कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। जो एसिटोबैक्टर होता है वह जीवाणु का उपयोग किस में करते हैं? तो सिरका बनाने में किया जाता है, और इसे एसिटिक एसिड भी होता है किसमें? तो एजिटोबैक्टर में। वहीं राइजोबियम क्या करता है? तो राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, और यह जो है राइजोबियम, इसे याद रखिएगा, राइजोबियम जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव का उदाहरण है। सबसे छोटा जीव कौन है? ऑप्शन ए वायरस,
ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी ईस्ट या ऑप्शन डी माइकोप्लाज्म। जो सबसे छोटा जीव है वो आपका कौन हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा, जो सबसे छोटा जीव की बात करें तो जो सबसे छोटा है जीव है उसका माइकोप्लाज्म जो है सबसे छोटा जीव है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि जो माइकोप्लाज्म है यह आपका सबसे छोटा जीव होता है। पृथ्वी पर सबसे पहला जो जीव था वह था आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया जो है यह पृथ्वी पर सबसे पहला जीव माना जाता है। ईस्ट क्या है? तो ईस्ट एक कवक का उदाहरण है जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। ईस्ट में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो विटामिन B1, विटामिन B2 या विटामिन B7 आदि इत्यादि पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के विषय में दिया हुआ है, कौन सा कथन सही है? कि यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। इसे केवल जल के कोशिका में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है, कौन? तो प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा है कि कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है। या ऑप्शन डी पादप कोशिकाओं में कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो प्लाज्मा झिल्ली होता है कोशिका में यह क्या करता है? तो जल और जो खनिज लवण है इसके प्रवेश और निकास को जो है आपका नियंत्रित करता है, कौन? तो प्लाज्मा झिल्ली। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली जो है कोशिका में जल और खनिज लवणों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है। वहीं एनिमल सेल की बात करें तो इसका बाहरी आवरण प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो उच्चतम आवर्धन है मैग्निफिकेंस वह कितना होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है इसका जो आवर्धन होता है वह कितना होता है? तो 2 लाख गुना होता है। कितना? तो 2 लाख गुना लगभग होता है इसका आवर्धन क्षमता इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। नेक्स्ट देखते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो हम जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम जो है वह किसके बराबर होता है? तो वह 10⁻⁻10 के बराबर होता है। 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है आपका एक एंगस्ट्रॉम। और माइक्रोन और मिली माइक्रोन का अर्थ होता है, माइक्रोन का अर्थ आपका 10⁻⁻6 और मिली माइक्रोन का अर्थ होता है 10⁻⁻6 mm, वो है आपका मिली माइक्रोन। नेक्स्ट देखते हैं कि एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? एक कोशिका में सबसे अधिक जो है कौन सी पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन डी प्रोटीन। तो जो एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ आपका कौन हो जाएगा? तो प्रोटीन आपका सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो कोशिका में सबसे अधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? तो प्रोटीन। और प्रोटीन जो है सेल निर्माण में आपका सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो सेल थ्योरी है इसका प्रतिपादन किसने किया था? कब? तो 1839 ईस्वी में। यह डेट आप जरूर याद रखिएगा। तो जो कोशिका सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जो है स्लाइडेन और स्वान नामक व्यक्ति ने किया था। कब? तो 1839 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सबसे छोटी जो कोशिका है यह आपका माइक्रोप्लाज्म, जैसे PPLO कहते हैं, यह आपका सबसे छोटी कोशिका होता है माइक्रोप्लाज्म PPLO। यानी कि प्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यह आपका PPLO का फुल फॉर्म होता है कि प्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और यह सबसे छोटी कोशिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए क्या एक लक्षण है? वह कौन सी लक्षण है जो कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भिन्न है? कि सभी पादप कोशिका में क्लोरोफिल होता है, ऑप्शन बी कि पादप कोशिका में केवल स्मूथ ER होता है, ऑप्शन सी पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, या ऑप्शन डी पादप कोशिका विशिष्ट नहीं होती है। तो इसमें से कौन सा भिन्नता का एक लक्षण है? तो ऑप्शन सी जो है यह आपका भिन्नता का लक्षण है कि जो पादप कोशिका में है क्या, तो कोशिका भित्ति पाया जाता है पादप कोशिका में जो कि सेलुलोज का आपका बना होता है, कौन? तो कोशिका भित्ति। नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिका भित्ति क्या करता है? तो कोशिका भित्ति आपका कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, साथ साथ कोशिका की सुरक्षा भी प्रदान करता है। कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिका में पाई जाती है परंतु जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती है, कौन? तो कोशिका भित्ति। जब वही प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली जंतु और वनस्पति दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं
कि यदि कोशिका में के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएँ तो क्या होगा? अगर यदि कोशिका में राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएँ तो आपका क्या होगा? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ऑप्शन बी श्वसन नहीं होगा, ऑप्शन सी वसा संचरण नहीं होगा या ऑप्शन डी प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। तो आपका राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का आपका मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। तो अगर यदि राइबोसोम नष्ट हो जाएँगे तो आपका प्रोटीन का जो है संश्लेषण वो आपका नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन डी आपका जो है आपका सही हो जाएगा। ये यदि कोशिका का राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएँ तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा और राइबोसोम जो है वह सबसे छोटी कोशिकांग होता है। यह प्रोटीन का संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। कौन? तो राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल जो है किसमें होता है? न्यूक्लिक अम्ल आपका किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए केंद्रक या ऑप्शन बी कोशिका द्रव या ऑप्शन सी केंद्रक और कोशिका द्रव या ऑप्शन सी केंद्रक और राइबोसोम। तो जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल आपका केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में आपका पाया जाता है। कौन? तो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक एसिड जो है आपका केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाई जाती है। वहीं राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो है आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि आरएनए का मुख्य कार्य आपका क्या है? जो आरएनए होता है इसका मुख्य जो कार्य होता है यह आपका क्या होता है? ऑप्शन ए पाचन प्रक्रिया में सहायता करना, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन सी या दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आरएनए आपका होता है, आरएनए का मुख्य कार्य होता है आपका प्रोटीन का जो है संश्लेषण में सहायता करना, यह आपका आरएनए का मुख्य कार्य है। तो प्रोटीन संश्लेषण जो है आरएनए का मुख्य कार्य होता है। आरएनए मुख्य रूप से जो है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। आरएनए में राइबोस शर्करा जो पाई जाती है और डीएनए प्रोटीन निर्माण का आदेश देता है। कौन? तो डीएनए। लेकिन प्रोटीन निर्माण में सहायता कौन करता है? तो आपका आरएनए करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि डीएनए का मूल मात्रक जो है आपका क्या है? तो जो डीएनए है इसका जो है मूल मात्रक क्या है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी न्यूक्लियोसाइड्स, ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड्स या ऑप्शन डी वसा। तो जो डीएनए होता है, डीएनए का जो मूल मात्रक होता है आपका न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो डीएनए का जो मूल मात्रक है आपका न्यूक्लियोटाइड्स होता है। आरएनए और डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। कौन कौन? तो आरएनए और डीएनए। जल में घुलनशील जो वसा है आपका विटामिन कौन कौन है? तो जो जल में घुलनशील विटामिन आपका बी और सी जो है आपका जल में घुलनशील विटामिन है। वहीं वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो जो वसा में घुलनशील विटामिन आपका कौन कौन है? तो ए, डी और ई और के जो है आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसे आप ज़रूर रखिएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन ज़रूर आपको जो है याद होगा। तो यह कला जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कोशिका का जो है जो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है आपका कौन है? तो जो निम्नलिखित में से जो कोशिका है इसमें से सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी ब्रेड मोल्ड या ऑप्शन सी माइकोप्लाज्म या ऑप्शन डी वायरस। तो इसमें जो सबसे सूक्ष्मतम जो जीवित कोशिका है यह आपका माइकोप्लाज्म का होता है। तो माइकोप्लाज्म जो है आपका सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो माइकोप्लाज्म की कोशिका सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होता है। ब्रेड मोल्ड एक प्रकार का कवक होता है जिसे काले रोटी मोल्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह खाद्य पदार्थों के अपघटन करता है। यह कवक मुख्य रूप से पके हुए फल जैसे स्ट्रॉबेरी, तरबूज, झाड़ू इत्यादि पर होता है। जीवाणु में गोल डीएनए पाया जाता है। कुछ जीवाणु के सतह पर सूक्ष्म रोग पाए जाते हैं जिसे पिल्ली कहते हैं। तो कुछ जीवाणु पर जो है सूक्ष्म रोग पाए जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे पिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्याज को छीलने या काटने पर आँख में प्रभुत मात्रा में आंसू का क्या कारण है? तो जब प्याज को जो है हम लोग छीलते हैं और काटते हैं, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है सवाल है कि जो प्याज को जब काटते हैं तो छीलते हैं तो हमारा आँख में आंसू आने का क्या कारण है? ऑप्शन ए कि प्याज की कोशिका का विद्यमान गंधक, ऑप्शन बी कोशिका में अमीनो एसिड की उपस्थिति या ऑप्शन सी मैग्नीशियम की उपस्थिति या ऑप्शन डी अमोनिया की उपस्थिति। जो इसका सही आंसर है आपका जो कि प्याज के कोशिका में विद्यमान गंधक जो सल्फर पाया जाता है, उसी के कारण से ही हमारा आँख में जो है सूजन
टाइप में होता है और आँख में आंसू निकलने लगता है। तो प्याज की कोशिका में विद्यमान जो गंधक होता है सल्फर, इसी के कारण प्याज की छीलने या काटने पर आंसू निकलता है। प्याज में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो प्याज में जो है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड नामक पदार्थ पाया जाता है। कौन? तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण एक विशेष प्रकार का गंध होती है। प्याज में से कौन सी गैस निकलती है? तो SO2 गैस निकलती है, जो जल में घुलकर H2SO4 बनाता है। प्याज काटने पर जब आँख में पड़ता है तब आँख में से आंसू निकलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो जब कोशिका के अंदर की बात करें तो भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण आपका कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा जगह है जहाँ पर भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। केंद्रक कोशिका में होने वाले सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक करता है। इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है, जो RNA और प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता होता है। नहीं देखते हैं कि कोशिका गतिविधियों का नियंत्रण की जाती है किसके द्वारा? तो जो कोशिका गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म या ऑप्शन डी न्यूक्लियस द्वारा। तो जो कोशिका गतिविधियों का नियंत्रण है आपका न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। तो न्यूक्लियस द्वारा जो है कोशिका की गतिविधियों का नियंत्रण किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में जो है क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता होता है। जिसमें जो है प्लास्ट में ग्रेना और स्टोमा होता है और यह प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रिया में होता है। तो जो ग्रेना जो है और प्रकाशीय अभिक्रिया जो है आपका ग्रेना में होती है, वहीं अप्रकाशित प्रक्रिया की बात करें तो यह आपका स्टोमा में होता है। यह जो है इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि प्रकाश की उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण जो होता है आपका ग्रेना में होता है, वहीं प्रकाश के अनुपस्थिति में आपका स्टोमा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका के अंदर जो है किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? 1 नंबर कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी केंद्रिका या ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा झिल्ली। तो ये सब जो तीनों जो है आपका दोनों में पाए जाते हैं, जबकि जो कोशिका भित्ति है आपका सिर्फ वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। तो जो कोशिका भित्ति होता है जो कि किसका बना रहता है? तो कोशिका भित्ति आपका सेलुलोज का बना रहता है। यह सिर्फ जो है आपका पादप कोशिका में पाया जाता है। कौन? तो कोशिका भित्ति। तो प्लाज्मा झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह एक कोशिका के दूसरे कोशिका में पदार्थों का आवागमन करता है और यह एक अर्धपारगम्य होता है। कौन? तो प्लाज्मा झिल्ली आपका अर्धपारगम्य से भी परमेबल होता है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप इस प्रकार का कंटेंट और वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार का कंटेंट और वीडियो आपको जल्द मिल सके। हमारे क्लास पर आपको NTPC और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर जो कि ऑल जो है 135 शिफ्ट के लगभग ओरिजिनल जो आपका टेस्ट हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, ओरिजिनल जो है कॉपी आपको मिल जाएगा और उसका पूरा सॉल्यूशन आपका हो रहा है। तो हमारा प्लेलिस्ट पे जाके आप जो है प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन को देख सकते हैं और अपना NTPC और ग्रुप डी और रेलवे में किसी भी पोस्ट में अपना एक पोस्ट जो है अपना फिक्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।